हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि हम लोग पिछली क्लास में भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 7 क्लियर कर चुके थे। और हम लोगों ने रॉलेट एक्ट और ये सारी चीज के बारे में और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में डिटेल्स में जाने थे, 10वां लेवल से भी ऊपर तक के। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये सेम है चैप्टर नंबर 4 का ही। चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर ये 8 है, जिसमें हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में जानने वाले हैं। जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ और उसने भारत में राष्ट्रवाद फैलाने में किस प्रकार से अपना योगदान दिया था, इसके बारे में इस चैप्टर में हम इस पार्ट में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये होगा खिलाफत आंदोलन। एक बार देख लेते हैं पीछे हम कहाँ तक कर लिए थे। तो रॉलेट एक्ट हो गया था। रॉलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जिसमें हम बताए थे किस प्रकार से डॉक्टर सत्यपाल और मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सारी बातें हम कर चुके थे। आज का जो हमारा टर्म है ये है टॉपिक है ये है खिलाफत आंदोलन। क्या है? खिलाफत आंदोलन। तो आप लोग को पता होगा हम इस बुक के लाइन बाय लाइन से समझते हैं और डिटेल्स में जाने की जितना ज्यादा जा सकते हैं उतना ज्यादा जाने की कोशिश भी करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज खिलाफत आंदोलन। तो सबसे पहले एक समरी ले लेते हैं खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था और इसमें गांधी जी भी भाग लिए थे। और ये गांधी जी भाग इसमें क्यों लिए थे? कोई फायदा था नहीं, फिर भी क्यों लिए थे, क्या फायदा उनको दिखा और क्या फायदा इसका हुआ, इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक है जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत खिलाफत आंदोलन। चलिए, तो खिलाफत आंदोलन तो देखिए हुआ क्या था कि जितना प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब से कब तक 1914 से लेकर के 1918 तक। इस प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो जाती है और तुर्की पे जो उस समय पे वहां का कंट्रोलर था, उसका शासक था, वो था मुस्लिम। देखिए ये जो तुर्की वगैरह है ये सब मुस्लिम कॉन्टिनेंट देश है। वहां पे मुस्लिमों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो वहां पे मुस्लिम का हेड हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। और उसे खलीफा बोला जाता था। तो उस खलीफे पे यानी कि उस पूरे साम्राज्य पे तुर्की साम्राज्य पे कंट्रोल हो गया ब्रिटिश सरकार का यानी कि अंग्रेजों का। और अंग्रेज क्या किया, उस तुर्की साम्राज्य को यानी कि पूरे तुर्की देश को बांट दिया। बांट करके आपस में बांट लिया। कुछ क्षेत्र फ्रांस को दे दिया, कुछ क्षेत्र इंग्लैंड को दे दिया। इस तरीके से यूरोप के जो विजित देश था प्रथम विश्व युद्ध में वो सब आपस में क्या कर लेता है, बांट लेता है। और बांटने के बाद खलीफा जो था वहां का एक पद था, जैसे कि प्रधानमंत्री वगैरह होता है, तो वहां पर का पद था जिसका नाम था खलीफा। मुस्लिम का हेड हुआ करता था। कुरान का बहुत ज्यादा नॉलेज उसके पास। तो वो हेड था, इस पद को वो समाप्त कर देता है, यानी कि खलीफा पद को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। जिसके बाद से पूरे मुस्लिम साम्राज्य में, मुस्लिम समुदाय में जितना भी मुस्लिम लोग था वो सभी मुस्लिम लोगों में एक गुस्से की भावना अचानक से फूट पड़ती है। और ये तुर्की जो विभाजन हुआ था तुर्की का, ये विभाजन बैक लेने का और खलीफा को दोबारा से मौका देने का यानी कि दोबारा से अपने शासन को कब्जा करने का ये प्रस्ताव रखते हैं, मुस्लिमों द्वारा रखा जाता है। इसमें भारत के मुस्लिम ही शामिल थे। तो यही भारत के मुस्लिम स्टार्ट करते हैं खिलाफत आंदोलन। तो शुरू से समझते चलते हैं हम क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1919 तुर्की का क्या कर देता है, वो सब विभाजन कर देता है। तुर्की का विभाजन हो जाता है। तुर्की क्या हो चुका है, विभाजित हो चुका है। तुर्की विभाजित होके यूरोप के अलग अलग देशों में ये बढ़ जाते हैं। यूरोप के अलग अलग देशों में बढ़ जाते हैं। अलग अलग देश इसे ले लेता है, इतना समझेंगे, अलग अलग देश में ये बढ़ जाता है। इसके बाद ये इसमें और क्या होता है, इसमें होता है जो खलीफा पद था, पद जो था खलीफा के पद को, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। अच्छा, ये खलीफा को पद को समाप्त कर दिया, इसका क्या मतलब है? इससे पहले क्या हुआ करता था, खलीफा से पहले क्या हुआ करता था,
इसके बारे में भी जानना पड़ेगा, तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए हो क्या रहा था, इसको थोड़ा साइड में समझते हैं, थोड़ा सा ही समझेंगे। जो मुस्लिम का बुक था, यानी कि सॉरी बुक बोलेंगे उसे, ग्रंथ था, उसे हम बोलते हैं कुरान। क्या बोलते हैं? कुरान। तो अभी तो मुस्लिम जो है वो कुरान के हिसाब से चलता है, लेकिन शुरू से ही ऐसा नहीं था। उसके पैगंबर हुआ करते थे। पैगंबर कहने का मतलब जैसे कि गुरु नानक होते थे सिख में, वैसे मुस्लिम में उसके पैगंबर होते थे। और इनका जो लास्ट पैगंबर था, मुस्लिमों का जो लास्ट अंतिम पैगंबर बोलेंगे इसको, मुस्लिमों का जो अंतिम पैगंबर, यानी भगवान के भेजा द्वारा सॉरी अल्लाह के द्वारा भेजा गया बंदा पैगंबर, उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। तो पैगंबर हुआ करता था, कौन था? मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह अपना पैगंबर, जब इसका इनकी मृत्यु हो जाती है, ये चल बसते हैं, तो इस पैगंबर पद को, यानी कि जो पैगंबर था, इस पद को क्या कर दिया जाता है? पैगंबर पद को क्या कर दिया जाता है? तो समाप्त कर दिया जाता है। और इसके बाद पैगंबर पद हो चुका है समाप्त, और यहाँ का जो कुरान था, यानी कि मुस्लिमों का है कुरान, उसके हिसाब से पूरा जो मुस्लिम समुदाय है वो फॉलो करते हैं और मानते हैं। और इसमें भी कुरान का जिसपे, यानी कि जो बंदा कुरान पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी कि जो सबसे ज्यादा नॉलेज है जिसके पास कुरान वुरान का, मुस्लिम जो मुस्लिम कम्युनिटी होता है, समुदाय होता है उसका, उसे बोलते थे खलीफा। क्या बोलते थे? खलीफा। तो उस खलीफा का कंट्रोल होता था उस पूरे मुस्लिम समुदाय पे। उसके बाद यही खलीफा हुआ करता था, और उस समय पे जो खलीफा था वो खलीफा था तुर्की का। कहाँ का खलीफा था? वहाँ उस समय पे तुर्की का वो खलीफा था। अब ये खलीफा पद को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। खलीफा पद समाप्त करने के बाद पूरे मुस्लिम समुदाय में क्या बनती है? एक द्वेष की भावना, या फिर बोलेंगे गुस्से की भावना पैदा होती है। इसके बाद से सभी मुस्लिम के द्वारा आंदोलन वगैरह किए जाते हैं, और यही भारत के मुस्लिमों ने यहीं पे खिलाफत आंदोलन शुरू किया। ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, इसमें सबसे पहले ये देखेंगे ये हुआ कहाँ था, जगह कहाँ था। भारत में हम बात करेंगे तो भारत में हुआ था, भारत में हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। खिलाफत आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। यानी कि सारे देश के लोग जैसे कि एक तरह से प्रोटेस्ट करने का काम जो था दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली में भी किस जगह पे हुआ था ये भी सही है, ये भी पूछ लेता है। तो दिल्ली में हुआ था, जो उसका पुराना नाम है वो है, अभी का नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, और उसका पुराना जो नाम है ये है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। इस फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का जो अभी वाला नाम है, यानी कि अभी इसका क्या बोला जाता है? अभी इसे बोला जाता है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम यहीं पे हुआ था। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, या फिर अभी का नाम है वो, वर्तमान नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम था महात्मा गांधी। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऐसे लिखेंगे, अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी क्या थे? अध्यक्ष थे। अब ये जानना जरूरी है कि महात्मा गांधी अध्यक्ष क्यों थे, क्यों महात्मा गांधी अध्यक्ष बने? सारे टोपी पहनने वाले के बीच में धोती पहनने वाले कैसे चले गए? तो इसको जानना जरूरी हो जाता है। चलिए तो देखेंगे हम लोग महात्मा गांधी के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार से वो खिलाफत आंदोलन में भाग लिए। तो इसको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप लोग को पता होगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी, जो सफल था। यानी कि इसको लिख भी लेंगे हम, क्यों ये बने थे, ये यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स में कर लेंगे। 1917 में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह, बिहार में चंपारण सत्याग्रह। इस चंपारण सत्याग्रह में कौन साथ आ गए? किसान। महात्मा गांधी जी को किनका साथ मिला? किसान का साथ मिला। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और 1918 में दो महत्वपूर्ण काम होते हैं, इसमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक था अहमदाबाद मिल आंदोलन। इस अहमदाबाद मिल आंदोलन में महात्मा जी का साथ मिल जाता है किसको? मजदूरों का साथ मिल गया है। मजदूर भी आ गए
किसान भी आ गए, मेजोरिटी आ चुके हैं, बस बचे कौन थे? मुस्लिम समुदाय। कौन बचे थे? मुस्लिम मुस्लिम समुदाय। तो देखिए 1917 में वो किसका विश्वास जीत चुके हैं? किसानों का। 1918 में मुस्लिमों का। बचे कौन? मुस्लिम समुदाय। तो महात्मा गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखा कि महात्मा गांधी जी ये सोचे होंगे कि हमें इन लोगों का साथ तो मिल ही चुका है, बस मुस्लिमों का साथ मिल जाए तो हम एक बड़ा आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जो कि अंग्रेजों पे इसका प्रभाव दिखेगा। तो यही सोच के साथ, और इस सोच के साथ भी कि महात्मा गांधी जी इस सोच के साथ भी थे क्योंकि खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम ये सब एक हो जाएगा, इस सोच के साथ भी हो गए थे। तो महात्मा गांधी इसलिए वो भाग लिए थे। चलिए, तो यहाँ तक ये क्लियर है कि महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके बाद देखते हैं तो महात्मा गांधी के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी जो थे, इन्हें पता चल गया था कि खिलाफत आंदोलन जो है ये अंग्रेजों को वापस जो तुर्की का बंटवारा था 1919 में किया गया, ये अंग्रेजों को तो वापस लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि किसी भी समुदाय को तोड़ करके आप कुछ ज्यादा दिन तक उस पर राज नहीं कर सकते हैं। वैसे भी मुसलमानों में एकता की भावना बहुत ज्यादा होती है। कहीं भी कुछ होता है तो मुसलमान एक्टिव हो ही जाते हैं। फिलिस्तीन में कुछ हुआ तो भारतीय मुसलमान, सऊदी अरब में कुछ हुआ फिर भारतीय मुसलमान, यानी कि कहीं भी कुछ होने के बाद सारे जगह के मुसलमान क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। तो महात्मा गांधी दूरदर्शी थे, यानी कि भविष्य उन्हें समझ आ रहा था। तो उन्हें पहले से पता था कि खिलाफत आंदोलन तो अंग्रेज को वापस लेना ही पड़ेगा। बस एक फायदा ये हुआ गांधी जी को कि अब मुस्लिमों का साथ भी मिल गया। और इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी को इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी को जादूगर बोला गया। क्या बोला गया? जादूगर बोला गया। इसी आंदोलन में, इसी खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी जी को क्या बोला गया? जादूगर बोला गया। किनके द्वारा बोला गया? वो व्यक्ति थे शेख मुजफ्फर रहमान। शेख मुजफ्फर रहमान ये व्यक्ति थे जिनके द्वारा महात्मा गांधी जी को क्या बोला गया? जादूगर का दर्जा या फिर जादूगर का उपाधि वगैरह दिया गया। तो ये सारे चीज हुआ था खिलाफत आंदोलन में। और खिलाफत आंदोलन में जो इसके प्रमुख लीडर थे, उस खिलाफत आंदोलन के प्रमुख लीडर का नाम था मोहम्मद अली। और एक था मोहम्मद अली और दूसरा थे शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली नेतृत्व करता थे खिलाफत आंदोलन के, नेतृत्व करता। खिलाफत आंदोलन के क्या थे? नेतृत्व करता। महात्मा गांधी जी क्यों आए ये भी समझ गए। तो खिलाफत आंदोलन क्या था? जो तुर्की का विभाजन हुआ उसके बाद से मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम समुदाय एक्टिव हो गए। और इसके बाद से मुस्लिमों के द्वारा भारत में किया गया ये आंदोलन जो हुआ कहाँ था? दिल्ली में हुआ था, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। और इसका नाम बाद में बदल कर क्या कर दिया गया? अभी क्या है? तो इसका नाम है अभी अरुण जेटली स्टेडियम। तो ये सारा चीज हुआ था कहाँ पे? भारत में। और इसी को हम बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। तो चलिए एक बार लाइन बाय लाइन कवर कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन क्या क्या था। खिलाफत आंदोलन, ठीक, तो देख लेते हैं कैसे कैसे इसमें करना है, क्या क्या है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय हो जाती है, हार हो जाती है। इसके बाद से ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की का जो साम्राज्य था उसको विघटित कर दिया जाता है, यानी कि खत्म कर दिया जाता है। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेश में भी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया जाता है, यानी कि तुर्की का जो सुल्तान था इसे अपना जो उसका पावर था ये छीन लिया जाता है। इससे मित्र राष्ट्र आपको लोग को पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध में एक बना था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। इस धुरी राष्ट्र की क्या होती है? हार होती है और मित्र राष्ट्र की विजय होती है। और इसी मित्र राष्ट्र के द्वारा तुर्की पर भी कब्जा कर लिया जाता है। तो मित्र राष्ट्र क्या कर लेता है? इसका विभाजन कर लेता है, ऊंचाइयों के अधीन कर दिया, यानी कि अलग अलग पार्ट में उसे बांट दिया। क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा यानी कि पूरे इस्लाम संसार का हेड हुआ करता था। अतः भारत के मुसलमान को तुर्की के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया, यानी कि वो
वहाँ का जो खलीफा होता था उस पर वो अत्याचार वगैरह करता था, उसे कोई अधिकार वगैरह नहीं देता था। भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व के दौरान किया जाने वाला वादा खलीफा को विश्वासघात के रूप में देखते थे। कहने का मतलब वो एक अंग्रेजों के द्वारा आश्वासन दिलाया गया भारतीयों को कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों पर स्वशासन किया जाएगा, यानी कि अच्छे से शासन किया जाएगा और कोई अत्याचार वगैरह नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज को क्या करते थे, अंग्रेज के द्वारा झुठला दिया गया। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो सारी चीजों को झुठला दिया गया, यानी कि मुसलमानों और हिंदू सारे के साथ झूठ बोला गया। अतः 1920 में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य किया, यानी कि खिलाफत जो ब्रिटेन तुर्की विभाजन किया था इसको उसे वापस लेना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। इसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी जी को इसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन में इसे समर्थन पाकर यह आंदोलन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि महात्मा गांधी जी इसमें जुड़ गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें जुड़ गए। स्थापना इसका 28 दिसंबर 1850 कहाँ पे, बम्बई में। ठीक, इसके बाद तो ये सारा चीज हो गया, यानी कि महात्मा गांधी भी आ चुके हैं और कांग्रेस भी आ चुका है। नवंबर 1919 में ही महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बन गए थे। इसे गांधी जी ने हिंदू मुसलमान एकता का अवसर माना और इसमें भाग ले लिए। खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री मांग की, यानी कि 3 मांग की है वो। पहला मांग क्या था, इसका पहला जो मांग था ये था तुर्की के सुल्तान खलीफा, तुर्की का सुल्तान कौन हुआ करता था, खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वो इस्लामों की क्या कर सके, रक्षा कर सके, यानी कि उसका अपना अधिकार प्राप्त किया जाए। अरब प्रदेश के मुस्लिमों का शासन खिलाफत के अधीन किया जाए, यानी कि जितना भी अरब प्रदेश है उस पर शासन अब अंग्रेज नहीं करेगा, कौन करेगा, खलीफा करेगा। तो ये रखा गया उसके सामने शर्त। खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षण बनाया जाए, यानी कि जो मक्का मदीना वगैरह होता है, कब्रिस्तान होता है, बड़े बड़े मस्जिद होते हैं, इस पे जो संरक्षण यानी कि इसे बचाने का जो अधिकार है, बचाने का जो काम है, ये काम किससे सौंपा जाए, खलीफा को सौंपा जाए। तो ये सारे शर्त रखा गया। पहला शर्त ये था कि उसे लौकिक अधिकार प्राप्त दिया जाए ताकि वो पूरे अच्छे से वहां पे शासन वगैरह कर सके, अपना अधिकार जमा सके। और अरब प्रदेश पे मुस्लिम शासन यानी कि खलीफा के अधीन हो, अरब प्रदेश पे कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता है, खलीफा ही शासन करेगा। ये सारा रखा गया। और इसी के संदर्भ में 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में क्या बनाया गया, खिलाफत आंदोलन मनाया गया। इस तरीके से जो खिलाफत आंदोलन है ये हमारा खत्म होता है। और क्वेश्चन ये लिखेंगे कि खिलाफत आंदोलन, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, सही से लिख रहा है, क्वेश्चन रहेगा कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हो। खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इज, हाँ ये लिखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद फैलाने में, भारत में राष्ट्रवाद फैलाने में खिलाफत आंदोलन की भूमिका क्या रही, खिलाफत आंदोलन की भूमिका क्या रही। तो इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं अगले सेशन में। तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।